अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। करंट कल्चर में आज हमारा टॉपिक है द रीडिंग मैनिया। अगर हम कल के लेसन को रिवाइज करेंगे, कल हमने देखा कि करंट कल्चर के हवाले से एप्रहेंशन रोमन कैथोलिक चर्च और बहुत से जो राइटर्स और आर्टिस्ट्स थे, जब प्रिंटिंग यूरोप में फैल गई तो एप्रहेंशन महसूस होने लगे कि ये प्रिंटिंग कुछ ऐसे ख्यालात और ऐसे नज़रियात लोगों के जहनों में न डालें जिससे मज़हब की तौहीन हो। रोमन कैथोलिक चर्च ने, जिस तरह हम देखते हैं कि पहले इन आइडियाज़ को एक्सप्रेस किया मार्टिन लूथर किंग ने, और फिर इटली का वो मिलर जो था मनोची, उसने भी फिर इंटरप्रेट किया रिलीजियस अफेयर्स को, बाइबल को उसने रीइंटरप्रेट किया और अपनी व्यू कायम की, हालांकि वो इतना तालीम याफ्ता नहीं था। तो इस तरह से वेस्टर्न कल्चर में जो रोमन कैथोलिक चर्च के जो उसके जो सरप्रस्त थे, इन्होंने समझा कि ये जो रिलीजियस सैक्रेड बुक्स जो हैं, इनको डिस्ट्रॉय किया जाता है, सैक्रेड लिटरेचर को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है और डिस्टॉर्ट किया जा रहा है। तो इसलिए इन्होंने एक इंडेक्स कायम किया, पब्लिशर्स पर ये बैन लगाई कि वो हर किताब को, और वो वही किताबें छाप सकते हैं जिसको रोमन कैथोलिक चर्च की तरफ से परमिशन हो और गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन हो। और उन्होंने इस सिलसिले में एक इंडेक्स कायम किया प्रोहिबिटेड बुक्स का, और उन बुक्स को कोई पब्लिशर प्रिंट नहीं कर सकता था। तो इस तरह से वो इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स जो है वो 1558 में उन्होंने लागू किया। तो अब आगे हम जाते हैं, लेकिन एप्रहेंशन जो रोमन कैथोलिक चर्च के पास इस प्रिंटिंग के बारे में थे, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो सके, और ये रीडिंग जो है ये फैल गई और ये प्रिंटिंग जो है ये भी फैल गई, और इस तरह से नज़रियात लोगों के, ख्यालात लोगों के और बुक्स जो हैं ये पूरे यूरोप में फैल गई। तो हम देखते हैं कि अगर हम यहाँ देखें तो 17th सेंचुरी में अब रोमन कैथोलिक चर्च जो है इसने खुद भी कोशिश की। अब उन्होंने अपनी तरफ से भी ये कोशिश की कि वो स्कूल्स को खोलें। उन्होंने रूरल एरियाज में स्कूल्स को एजुकेशन को आम करने के लिए स्कूल सेटअप किए, और रूरल इलाकों में, देहातों में, विलेजेस में स्कूल को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग दे दिया और एजुकेशन को आम करने की कोशिश की गई, क्योंकि लिटरेसी रेट जो थी वो 16th सेंचुरी में यूरोप में बहुत कम थी। लेकिन जब हम अर्ली 17th और 18th सेंचुरी में देखते हैं तो यहाँ यूरोप की ये जो एजुकेशन है ये बहुत बढ़ जाती है। और हम देखते हैं कि कुछ एरियाज, जब रोमन कैथोलिक चर्च ने अब तालीम का ये सिलसिला अपने हाथ में लिया और स्कूलों को ओपन किया, और इस सिलसिले में इसकी वजह से अब पूरे यूरोप में अब लिटरेसी रेट जो है बहुत बढ़ गई, और तकरीबन कुछ इलाके ऐसे थे जहां तकरीबन 60 to 80% लिटरेसी हो गई। यानी 17th और 18th सेंचुरी में 60 to 80% लिटरेसी रेट, ये जो लिटरेसी रेट जो है यूरोप में हो गई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अब ये जो बुक्स जो हैं ये आम लोगों तक पहुंच गई और लिटरेसी रेट बढ़ गई। अब जब लिटरेसी रेट बढ़ गई तो किताबों की डिमांड भी बढ़ गई। अब रीडिंग का शौक, स्टडी का शौक लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा पैदा हुआ, और स्कूलों को अब ये रीडिंग का शौक पूरा करने के लिए अब बुक पब्लिशर्स ने क्या किया, उन्होंने पेडलर्स को एम्प्लॉय किया। कि पेडलर्स क्या होते थे? इन पेडलर्स के तरफ से छोटी छोटी किताबों को ये लोगों के डोर स्टेप्स तक ले जाते थे, यानी ये लोगों के घरों तक जाते थे। ये बड़े बड़े बैगों में ये किताबें उठाकर, छोटी छोटी बुक्स उठाकर ये जाते थे, और इस मटेरियल को लेकर ये लोगों के पास ले जाते थे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग
इन किताबों को अब खरीदने लगे, क्योंकि इनका प्राइस भी कम होता था। और आम लोग अब ये जो किताबें हैं, अब ये किताबें जो है ये आम लोगों के दरवाजों तक पहुंच गई। अब सब लोग इस सस्ते दामों वाली, ये चीप रेट्स पर ये बिकने वाली किताबें सब लोग खरीदने लगे। और इस तरह से बुक सेलर्स ने पेडलर्स को एम्प्लॉय किया, और ताकि ये लिटरेचर जो है ये हर जगह पहुंच जाए। और हम देखते हैं कि फिर अर्ली 17th सेंचुरी में ये पीरियडिकल प्रेस भी वजूद में आता है। पीरियडिकल प्रेस। अब इस प्रेस की वजह से अब लोगों ने अपने अब जो है अब इंफॉर्मेशन करंट अफेयर्स के बारे में, अब इंफॉर्मेशन अबाउट करंट अफेयर्स और इसके साथ साथ एंटरटेनमेंट, करंट अफेयर्स एंटरटेनमेंट के बारे में लोग अब जानने लगे। और इसके साथ साथ न्यूज़पेपर्स भी अब जर्नल्स भी अब ये जो अपनी खबरें सर्कुलेट करने लगे। और इस तरह से न्यूज़पेपर और जर्नल्स की वजह से अब लोग अबाउट वार्स, जंगों के बारे में, ये जंगों के बारे में इनको मालूमात हासिल हो गई, और इन्हें ट्रेड के बारे में मालूमात हासिल हो गई कि और दुनिया के बाकी हिस्सों में जो तरक्की है, जो डेवलपमेंट हो रही है, उसके बारे में भी यूरोप के दूसरे ममालिक में या दुनिया के ममालिक में जो तरक्की होती है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन अब लोगों तक पहुंच गई। अब इस तरह से हम देखते हैं कि ये चीजें जो हैं अब फैल गई। अब इसके साथ इतना ही नहीं, बल्कि अब जो एंशंट जो आइडियाज थे, यानी साइंटिफिक आइडियाज, साइंटिफिक टेक्स्ट जो थे, साइंटिफिक टेक्स्ट और ये साइंटिफिक टेक्स्ट जो 18th और मेडिवल सेंचुरी में जो साइंटिफिक आइडियाज लोगों के थे, जो अब तक दबे हुए थे, जो आम लोगों तक अभी ये ख्यालात और ये इफ्कार, ये थॉट्स अभी आम लोगों तक नहीं पहुंच गए थे। अब लोगों ने इन साइंटिफिक टेक्स्ट्स को भी, जो मेडिवल और जो 18th या 17th सेंचुरी और मेडिवल एज में ये साइंटिफिक टेम्पर जो था, साइंटिफिक टेक्स्ट जो थे, जो अभी लोगों को इनका पता नहीं चला था, इनके बारे में लोग वाकिफ नहीं थे, अब इन्हें भी पब्लिशर्स ने पब्लिश करना शुरू किया। और इन टेक्स्टों को भी लोगों ने अब पब्लिश किया। और इस तरह से एक लॉजिकल थिंकिंग लोगों में आ गई, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट लोगों का बन गया। इस तरह से लोग अब साइंटिफिकली अब सोचने लगे। और जिन लोगों को साइंटिफिक ये जो मिजाज है, साइंटिफिक मिजाज वाले लोग इस साइंटिफिक टेक्स्ट को ज्यादा से ज्यादा पढ़ने लगे, और इनके साथ जबरदस्त दिलचस्पी बढ़ गई। और इसके साथ साथ न्यूटन के ख्यालात, न्यूटन के साइंटिफिक जो आइडियाज हैं, डिस्कवरीज हैं, इनके बारे में भी लोगों को मालूमात हासिल होने लगी। और इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो साइंटिफिक आइडियाज जो हैं, ये साइंटिफिक उलूम के बारे में जो वाकफियत है, ये अब इसकी एसेस जो है ये आम लोगों तक हो गई। अब आम लोग इस साइंटिफिक नॉलेज से ये जो मतलब इनको अवेलेबल हो गई, और ये इसको अवेल करने लगे और इससे फायदा उठाने लगे। और इस तरह से हम देखते हैं कि इस तरह से लोगों में एक ऐसा मिजाज बना कि जिसको हम कहेंगे रीजनिंग, साइंटिफिक और रैशनल थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग, और ये जो लॉजिकल एंड रीजनिंग लॉजिकल एंड रैशनल थिंकिंग। अब आम लोगों में ये जो रीजनिंग, लॉजिकल और रैशनल थिंकिंग का मिजाज अब लोगों में बन गया। अब लोग जो हैं, अब इनके ख्यालात ज्यादा देर तक नहीं दब सके।
अब इन्होंने अब ये खुलकर ये जो लिटरेचर जो है, लिटरेचर में इन चीजों को पढ़ने लगे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो प्रिंट कल्चर जो है, प्रिंट कल्चर ने अब इस साइंटिफिक नॉलेज को अब एक पॉपुलर जगह दे दी। अब साइंटिफिक नॉलेज को एक इस नए लिटरेचर ने, नए प्रिंट ने अपनी मुकम्मल जगह दे दी, जो अब तक पब्लिश नहीं होता था, जो अब तक किसी वजह से, क्योंकि कंट्रोल अभी तो कंट्रोल था रोमन कैथोलिक चर्च का पूरे यूरोप में, और तमाम रूलिंग क्लास जो था ये भी इनके ही इशारों पर ये जो हुकूमत तय करते थे। और ये जो अब ज्यादा देर तक ये इस चीज को कायम नहीं रह सके, और लोगों का मिजाज जो है अब इस रीजनिंग की तरफ, इस रैशनल थिंकिंग की तरफ बढ़ गया। और इस तरह से हम देखते हैं कि फिलोसफिकल थिंकिंग भी लोगों में आई, कि बड़े बड़े फिलोसफर जो हैं, जैसे रूसो हैं, वॉलेंटाइन हैं, वॉलेंटाइन एंड थॉमस पेन। इसके बगैर और बाकी जो ये जो फिलोसफर्स हैं, इनके नजरियात को भी अब पब्लिश किया गया, कंपाइल किया गया और इसको पब्लिश किया गया। और इस तरह से फिलोसफिकल थॉट्स भी लोगों के जहनों में आ गए। इन इन ये जो फिलोसफर्स हैं, इनके आइडियाज से भी लोग अब वाकिफ हो गए, और आम लोगों तक अब ये नॉलेज पहुंच गया। और इस तरह से ये जो हम देखते हैं, ये वर्ल्ड जो है, अब ये वर्ल्ड जो है ये अब ट्रांसफॉर्म हो रहा था। अब ये नॉलेज एक्सप्लोजन आ रहा था। अब लोगों के ख्याल जो है ये बिल्कुल बदल रहे थे। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो प्रिंट है, प्रिंट की वजह से ये बुक्स जो हैं, ये बड़े बड़े आथरों और बड़े बड़े ये जो फिलोसफर्स हैं, इनकी किताबें की वजह से हम अक्सर लोगों ने अब कहना शुरू किया कि बुक्स कैन चेंज द वर्ल्ड, बुक्स कैन चेंज द वर्ल्ड। बुक्स कैन चेंज द वर्ल्ड। अब ये किताबें जो हैं, इससे लोगों के ख्याल बदलेंगे। जब लोगों के ख्याल बदलेंगे और इसके असरात जो है सोसाइटी पर पड़ेंगे। और इतना ही नहीं, बुक्स कैन चेंज द वर्ल्ड, tyranny will be swept away from the society. Tyranny will end. Despotism and tyranny will end. अब ज्यादा देर तक डिस्पोटिज्म और टेरनी यानी जुल्म जबर की हुकूमत नहीं चल सकती है। डिस्पोटिज्म यानी डेस्पोटिज्म कहते हैं एक ऐसी ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ए काइंड ऑफ गवर्नेंस। डिस्पोटिज्म है एक ऐसी गवर्नेंस को हम कहते हैं। डिस्पोटिज्म इज ए गवर्नेंस इन विच एब्सोल्यूट पावर is with an individual. Absolute power is exercised by an individual. जो कि अभी यूरोप में जो था मोनार्की थी, एरिस्टोक्रेटिक रूल था, डिस्पोटिक रूल था। और ये जो एंजॉय करते थे, ये या तो रोमन कैथोलिक चर्च का कंट्रोल था, और दूसरी तरफ से इनको लेजान होता था इन डिस्पोटिक रूलर के साथ। और ये आपस में बहुत इंटरलिंक्ड होते थे, और इनके ख्याल जो हैं एक दूसरे से ये जो हम आहंग होते थे। और इस तरह डिस्पोटिज्म हम कहेंगे एक ऐसी गवर्नेंस को, ए फॉर्म ऑफ गवर्नेंस इन विच एब्सोल्यूट पावर इज एक्सरसाइज्ड बाय एन इंडिविजुअल। एब्सोल्यूट पावर इज एक्सरसाइज्ड बाय रूलर। ये डेमोक्रेसी का अपोजिट है। डेमोक्रेसी इज बाय मेजॉरिटी, डिस्पोटिक रूल इज बाय वन मैन। द एंटायर एक्सक्लूसिव पावर इज एक्सक्लूसिवली एक्सरसाइज्ड बाय एन इंडिविजुअल। और इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि इतना ही नहीं, देयर आर नो चेक्स लीगल, देयर आर नो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेक्स
टू दिस गवर्नेंस, इस गवर्नमेंट को, डिस्पोटिक गवर्नेंस को कोई लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेक नहीं होता है, यानी इसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है, इसके ऑर्डर्स को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। ये डिक्टेटर होता है और इसकी बात जो है, इसके रूल जो है ये फाइनल हैं, चाहे वो लोगों के हक में हो या लोगों के खिलाफ हो, और इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन या कोई लॉ इसको चैलेंज नहीं कर सकता है। इसी को हम कहते हैं डिस्पोटिज्म। और अब यहाँ जो कहा गया है कि डिस्पोटिज्म जो है ब्रंट कल्चर की वजह से, ये डिस्पोटिज्म जो है ये यूरोप में खत्म हो गया, और अब ये जो डिस्पोटिज्म और टेरेनी और ये जुल्म जबर जो है, ये जुल्म जबर की गवर्नेंस जो है ये खत्म हो जाएगी। और प्रिंट की वजह से लोगों के ख्यालात बदले, अब साइंटिफिक मिजाज लोगों में बन गया, रैशनल थिंकिंग लोगों में आ गई, और इस वजह से ये सारी चीजें जो है ये तब्दील हो जाएंगी। अब जुल्म जबर ज्यादा देर तक नहीं रह सकता है। और इसके साथ साथ ये जो एक 18th सेंचुरी का एक 18th सेंचुरी नॉवलिस्ट, 18th सेंचुरी का एक नॉवलिस्ट जिसका नाम है लॉइस लिस्बन, लॉइस लिस्बन, ये फ्रांस का एक नॉवलिस्ट है 18th सेंचुरी का, और ये प्रिंट की तारीफ में कहता है कि प्रिंटिंग प्रेस इज ए ग्रेट, प्रिंटिंग प्रेस इज एन इंजन, प्रिंटिंग प्रेस इज एन इंजन ऑफ डेवलपमेंट। प्रिंटिंग प्रेस, यानी लॉइस लिस्बन कहता है प्रिंटिंग प्रेस की तारीफ में कि ये कहता है कि ये वर्ल्ड जो है ये चेंज हो जाएगा। प्रिंटिंग प्रेस की वजह से लोगों के ख्यालात जब चेंज हो गए तो बुक्स कैन ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड, और एंड डिस्पोटिक रूलर्स कैन बी डिथ्रोन्ड, दे कैन बी ट्रम्बल्ड। अब इनको थराया जाएगा, अब इनको ज्यादा देर तक कायम नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि अब लोगों के ख्यालात जो हैं ये बदल गए हैं। तो ये लॉइस लिस्बन जो है ये क्या कहता है, ये कहता है कि प्रिंट जो है, प्रिंटिंग प्रेस इज एन इंजन ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस, and public opinion is the force which can sweep away the despotism। यानी प्रिंटिंग प्रेस जो है ये तरक्की का एक वाहिद जरिया है, इसकी वजह से तरक्की आ सकती है। और ये जो पब्लिक ओपिनियन है जिसको शेप करती हैं बुक्स, प्रिंटेड बुक्स जिस पब्लिक ओपिनियन को शेप करती हैं, इनके ख्यालात को तब्दील करती हैं, इस पब्लिक ओपिनियन जो है ये एक फोर्स है जो डिस्पोटिक इस गवर्नमेंट को, डिस्पोटिक रूलर्स को स्वीप कर सकता है, इसको हटा सकता है, ये जो इसको हटा सकता है और जुल्म जबर को इस तरह से खत्म हो सकता है। तो ये इसके बारे में था कि रीडिंग मैनिया की टेक्स्ट बुक्स को जो बैन लगाया गया था प्रोहिबिटेड बुक्स का, लेकिन यूरोप में ये चीज कायम नहीं रह सका, बल्कि किताबें हर घर में पहुंच गई और ज्यादा से ज्यादा साइंटिफिक बुक्स भी और ये जो फिलोसफिकल बुक्स भी अब वजूद में आ गई। अब लोगों का आउटलुक जो है, सोचने का अंदाज जो है ये बदल गया, और अब ज्यादा देर तक लोग जो है डार्क में नहीं रह सके। और इस तरह से ये प्रिंट का एक वर्ड की एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है जो हम देखते हैं कि यूरोप में 16th और 17th सेंचुरी में आया है। तो आज के लिए ये काफ़ी है, कल हम और आगे जाएंगे इंशाल्लाह।